स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। एंड ये जो ड्रॉप है ये बहुत ज़्यादा है। इंडिपेंडेंस डे की वजह से ये जो WWE को रॉ की व्यूअरशिप है बहुत कम मिली है, क्योंकि लास्ट वीक से ये 20% घट गई। और इस हफ्ते जो रॉ की व्यूअरशिप है वो है 1.563 मिलियन व्यूअर्स। मतलब कि वो जो व्यूअरशिप का नंबर अब तक चल नहीं रहा था कि वो पास है 2 मिलियन के, इस हफ्ते जिस तरीके की व्यूअरशिप आई है ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। बट इसमें हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि ये कुछ बहुत ही WWE के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि वैसे व्यूअरशिप तो कमाती है, ऊपर से इंडिपेंडेंस डे था और वैसे भी कह सकते हैं कि शो भी कौन सा इतना अच्छा था, तो इस वजह से जो है ये जो व्यूअरशिप है वो घट गई है। बट एक जगह WWE को फायदा भी हुआ है और वो है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट। तो इसके कुछ स्टैट्स सामने है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये WWE का मोस्ट व्यू WWE मनी इन द बैंक इवेंट इन द हिस्ट्री है। मतलब कि अब तक जितने भी मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट हुए हैं ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है। इसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट गेट है मनी इन द बैंक की हिस्ट्री में। यानी कि मनी इन द बैंक में जब अटेंडेंस की बात आती है, यानी कितने लोगों ने जो टिकट्स वगैरह खरीद के पैसे WWE को कितना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया, तो ये हिस्ट्री का सेकंड नंबर का है। तो ये भी जो स्टैट है वो काफ़ी अच्छा है। और जो मर्चेंडाइज सेल्स हैं उसके जो नंबर्स हैं वो तो बिल्कुल हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं वो 95% अप हुई हैं 2021 से। यानी कंपैरेटिवली 2022 में 95% का जो है जंप हुआ है मर्चेंडाइज की सेल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मनी इन द बैंक WWE के लिए डेफिनेटली एक सक्सेस थी। वैसे एक रिपोर्ट आपको और बताया था इसी के साथ ही कि मैंने आपको कहा था कि जो प्रिडिक्शन है, बहुत सारे लोग हम ये कर रहे थे कि कोडी रोड्स जो है मनी इन द बैंक जो है मिस्टर मनी इन द बैंक बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में WWE का कोई ऐसा प्लान नहीं था कभी भी। मतलब कुछ चीज़ इससे पहले कि डिसाइड होती मनी इन द बैंक को लेकर या फिर कोडी रोड्स के बारे में, कोडी रोड्स के साथ जो है इंजरी वाली सिचुएशन हो गई, तो वो WWE के कोई अर्ली प्लान्स नहीं थे। इसका मतलब कि कोडी रोड्स को लेकर कुछ लॉन्ग टर्म में WWE ने प्लान नहीं किया था। हाँ, अगर वो compete करते, मेरे ख्याल से अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो फिर डेफिनेटली उनका जो स्पॉट है वो बनता इस मैच में विक्ट्री लेने का और मिस्टर मनी इन द बैंक बनने का। और थियरी शायद आज आपको मिस्टर मनी इन द बैंक नहीं देखने को मिलते। टाइटल यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ गई है WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यूनिफाई करके। उसके अलावा हमने ऊसोस के पास देख लिया स्मैकडाउन एंड रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। अब एक और चैंपियनशिप को यूनिफाई करने का इरादा है, किसका? बियांका ब्लेयर का, जो कि फिलहाल रॉ वुमेन्स चैंपियन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि देखो, मैंने जो है अपने रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं इस छोटे अमाउंट के अंदर, और मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी है। गोल्ड कलर मेरा फेवरेट है और यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं जो है दोनों गोल्ड्स को अपने शोल्डर पर रखना चाहूँगी। मतलब कि अगर WWE ये सोच के टाइटल्स को यूनिफाई कर सकती है, जैसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बन गई, चलो वो तो एक अलग ही सीन था, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज की स्टोरी, उसकी वजह से ऊसोस को भी जो है टैग टीम चैंपियनशिप साथ में मिल गई। हाँ, बेल्ट अभी तक एक नहीं बनी है, वो दोनों ही है। तो क्या पता ये सिमिलर स्टोरी लाइन आपको विमेंस डिवीजन के अंदर भी देखने को मिल जाए कि दोनों ही आपस में लड़ें कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं। वैसे सर्वाइवर सीरीज कुछ टाइम बाद आ जाएगा तो इस चीज़ को लेकर WWE आइडिया कंसिडर कर सकती है। वैसे मेरे ख्याल से रोमन रेंस वाला सीन अलग है, ऊसोस वाले टैग टीम चैंपियनशिप को एक कर देना चाहिए। बाकी हाँ, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी अगर एक हो जाए तो ये हो जाएगा कि फ्यूड में काफ़ी कंपटीशन होगा, बट आई थिंक वो अच्छा हो सकता है विमेंस डिवीजन के लिए, क्योंकि वैसे भी फिलहाल चीज़ें कुछ ऐसी खास नहीं चल रही विमेंस डिवीजन की। अगर मैं बात करूं ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं तो इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप उन्होंने जीती थियरी से, जो कि मतलब काफ़ी इंप्रेसिव था उनके लिए। और एक रिकॉर्ड कि लास्ट ईयर जो है 1 साल पूरा होने वाला है, मतलब कि बॉबी लैशली को बिना पिन हुए, क्योंकि लास्ट जो पिनफॉल लॉस उनकी आई थी टेलीविजन के ऊपर वो थी पिछले साल सितंबर महीने के अंदर, और अब ये जो है जुलाई वगैरह चल रहा है, अगस्त सितंबर आ जाएगा, तो पूरा 1 साल हो जाएगा बॉबी लैशली को टेलीविजन पर बिना पिन हुए। और इससे हमको कहीं ना कहीं ये जो स्टार्ट होता है ना, वो ये बताता है कि WWE सुपरस्टार को किस तरीके से देख रही है। और मेरे ख्याल से बॉबी लैशली को WWE को ऐसा अब से नहीं, काफ़ी साल पहले से देख लेना चाहिए था, जब 2018 में उन्होंने WWE में फिर से अपना रिटर्न किया था। WWE ने देर काफ़ी कर दी, 2018 में हुआ था, 17 में हुआ था, एलायंस के सामने हुआ था। तो अगर WWE तब से वो करती तो आई थिंक और भी बढ़िया होता बॉबी लैशली के साथ में। बट खैर, देर आए दुरुस्त आए वाला मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल सही सेट बैठता है। गोल्डबर्ग की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से जो लोग गोल्डबर्ग को हेट करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर गोल्डबर्ग की बहुत तगड़ी वाली फिरकी लेने वाले हैं, और मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन भी इसके बारे में आपको दूंगा। तो गोल्डबर्ग ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर कमेंट किया कि क्या वो अपने ऊपर जो चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं, चाहे वो उनके मैचेस हो या फिर उनकी डॉक्यूमेंट्री हो। तो गोल्डबर्ग का कहना ये था कि देखो, मुझे हर चीज़ को बड़ा परफेक्शन से करना पसंद है, और मैं अपनी चीज़ों में भी खामियां निकालूंगा, मुझे पता है, इसलिए मैं फिर अपनी चीज़ें देखता ही नहीं हूँ, ना मैंने मैचेस में देखता हूँ या फिर जो मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह फिल्म हो रही होती है। ये गोल्डबर्ग का कहना था जब उन्होंने कॉमेंट किया अपने स्टफ को देखने के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की नहीं, मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो गोल्डबर्ग का खुद ये कहना है कि वो सारी चीज़ें परफेक्शन से करना चाहते हैं, और
फिर वो मैचेस को देखते नहीं क्योंकि उनको फिर उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो क्या गोल्डबर्ग खुद से ही अपनी बारे में कह रहे हैं या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो इतना बड़े लेवल का परफेक्शन से चीज़ करने वाला बंदा हूँ कि मेरे से अपनी कमियां भी देखी नहीं जाती, जो कि भले होती नहीं है। तो इस बात के ऊपर मैं देख भी रहा था कि ट्विटर के ऊपर लोग ट्रोल भी कर रहे थे, जहाँ पर आर्टिकल वगैरह शेयर हुआ था कि गोल्डबर्ग ये कौन बंदा कह रहा है कि जिसके काम वैसी परफेक्शन से नहीं होते, वो क्या परफेक्शन होने की उम्मीद खुद अपने से रख रहा है, तो वो बंदा क्यों ही अपने मैचेस जो है देखेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट था वैसे गोल्डबर्ग का, कि वो भी इस पॉइंट पर जब फैंस सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को पॉइंट करते हैं गोल्डबर्ग को लेके। आपका क्या कहना है गोल्डबर्ग के इस स्टेटमेंट के बारे में, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। रोमन रेंज की बात करते हैं तो भाई एक बार फिर से WWE ने प्रीमियम लाइव इवेंट से हटा दिया है रोमन रेंज को। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम रूल्स जो WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो 8 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप लोग उसका जो ग्राफिक है वो इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये ऑफिशियली जो है रिलीज हुआ है। और यहाँ पर हमको कहीं पर भी रोमन रेंज देखने को नहीं मिल रही है। तो सामने से बैकी लिंच है और बाकी सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, मैकिंटायर, रिडल, रिया रिप्ली यहाँ पर हैं। तो इससे ये क्लियर साइन है कि जैसे रोमन रेंज ने हेल इन अ सेल मिस किया, उन्होंने जो है फिर मिस किया, मतलब अब तक वो मिस ही करते आ रहे हैं रेसलमेनिया के बाद से प्रीमियम लाइव इवेंट, उनकी जो नज़ारे में उनको देखने को मिल नहीं रहे। तो एक्सट्रीम रूल शायद फिर से एक और प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। वैसे मेरे को तो लग रहा है कि इस साल में क्लैश एट द कासल और सर्वाइवर सीरीज शायद यही 2 रोमन रेंज की अपीयरेंस है। उसके बाद मतलब समर स्लैम में तो ऑब्वियसली करेंगी। और बाकी तो फिर जिस तरीके से WWE उनको दिखा रही है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा वाला पार्ट टाइमर बना दिया कि अब उनके देखने के भी काफ़ी मुश्किल हो गए हैं WWE में हालात। खैर अगर स्मैकडाउन के एपिसोड में वो आ रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। एक पोस्टर भी WWE ने नया निकाल दिया है समर स्लैम के लिए। अभी इससे पहले तो वो ब्रॉक लेसनर वाला मैंने आपको दिखाया ही था, लेकिन एक और ये है जो कि WWE ग्राफिक को यूज़ करिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आई थिंक ये रोमन रेंज का नया फोटोशूट है, क्योंकि ये वाला रेंडर मैंने रोमन रेंज का पहले देखा नहीं है। और रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर यहाँ पर खड़े हुए हैं। थीम इस बार की वैसे काफ़ी यूनिक है समर स्लैम की। इवन WWE ने लोगो को भी चेंज कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ऐड करना चाहिए और अच्छा भी लग रहा है। वैसे शुरू में तो मुझे रंगरलिया जैसा लोगो लग रहा था, बट अभी काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है, स्पेशली जब पूरा ग्राफिक जो बन के वो तैयार हुआ है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या कमेंट है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक रिटर्न जो कि आप समर स्लैम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ये मेगा बिग ह्यूज रिटर्न का नाम इसको WWE डेफिनेटली देगी और है भी, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाइसन फ्यूरी की। तो गिव मी स्पोर्ट की तरफ से जो है ये बात रिपोर्ट की जाती है कि जो टाइसन फ्यूरी है वो एक्सपेक्टेड है कि वो समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करेंगे। एंड ये काफ़ी ऑब्वियस भी है क्योंकि क्लैश एट द कासल जो कि यूके का पेपर व्यू है, प्रीमियम लाइव इवेंट है। और टाइसन फ्यूरी ने भी इस बात के बहुत नारे लगाए हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ में कि उनको यूके के अंदर एक उनका अपना प्रीमियम लाइव इवेंट चाहिए। तो ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि WWE उनके लिए नई स्टोरी लाइन जो है बनाना शुरू करेगी ताकि वो compete कर सकें WWE क्लैश एट द कासल के अंदर। वैसे पहले जो WWE के प्लान्स थे, 2 ही प्लान्स थे। वैसे मैंने आपसे कहा था कि क्लैश एट द कासल के अंदर आपको 2 में से कोई एक मैच तो देखने को मिलेगा, या तो टाइसन फ्यूरी एंड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर या फिर रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। तो यहाँ पर WWE अभी की फिलहाल की जिस तरीके से हमने टीजेस देखे हैं, ड्रू मैकिंटायर ने खुद से भी नाम ही ले लिया कि क्लैश एट द कासल के अंदर तो वो उनको हराएंगे। तो फिर टाइसन फ्यूरी को लेकर WWE को कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी कुछ तगड़ा और बड़ा वाला, क्योंकि WWE को पता है ये मेगा स्टार है और इसको हमको अपने WWE की तरफ से एक बड़ा स्टार तो देना ही पड़ेगा ताकि उस मैच को WWE अच्छे से बिल्ड भी कर सके और उसके बाद सेल भी कर सके। वैसे आपके दिमाग में कोई नाम है जो कि टाइसन फ्यूरी के लिए एक अच्छा अपोनेंट हो सकता है एट WWE क्लैश एट द कासल? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन आपको शॉक कर देगी। तो WWE ने अपने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट डाला जो कि बेसिकली एक पोल था और उन्होंने पूछा विच समर स्लैम मैच आर यू करंटली मोस्ट एक्साइटेड फॉर। और यहाँ पर रेंज वर्सेस लेसनर, लेस्ली वर्सेस थ्योरी और कॉर्बिन वर्सेस मैकेफी हैं, पैट मैकेफी हैं। तो आप लोग हैरान हो जाओगे जान के, सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं अभी जिस टाइम पर मैं देख रहा हूँ, हो सकता है आपको नंबर्स अलग देखने को मिले। 50% जो आधे ऑडियंस है वो कॉर्बिन और मैकेफी के मैच के लिए एक्साइटेड है, 39% रेंज वर्सेस लेसनर और उसके बाद 11% लैशली और थियरी। तो चलो मैं यहाँ पर लैशली थियरी की बात नहीं कर रहा। अगर आप ये देखो तो कॉर्बिन और मैकेफी के मैच के लिए फैंस ज़्यादा एक्साइटेड हैं रेंज वर्सेस लेसनर के मैच से। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे को तो ये लग रहा है कि फैंस जो है गुस्से में है कि WWE कितनी बार रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर का मैच करवाएगा और इसको हमको देखना ही नहीं है, तो हम क्यों इसके ऊपर वोट करें कि हम इसके लिए एक्साइटेड हैं। तो उसके सामने उन्होंने कॉर्बिन वाले मैच को, सोच रहे हो जिस मैच में कॉर्बिन है उसके लिए फैंस ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई है और उसके लिए वोट किया है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा काफ़ी फैंस इस बात से जो है ऐसे गुस्से में है कि रेंज और लेसनर का मैच इतनी बार क्यों हो रहा है। वैसे WWE वन लास्ट मैच, लास्ट मैन स्टैंडिंग करके इसको बिल्ड कर रही है। हाँ, लेकिन क्या ये सच में लास्ट टाइम है? वेल, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हो सकता है 1-2 साल के लिए, 1 साल के लिए लास्ट हो, उसके बाद वो दोबारा से कहेंगे कि दोबारा से इनका मैच हो गया। तो रेंज वर्सेस लेसनर की जो
मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन है वो नेवर एंडिंग वाली है। बाकी आप मुझे बताना कि रेंस एंड रेसलर के मैच को कम मिले वोट कॉर्बिन और मैकेफी से, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है। बाकी आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।